हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यार बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी आपने प्रकाश संश्लेषण की, और जब आपने पढ़ा था तो कहा था सब समझ में आ गया है। कितना समझ में आया है ये आज समझ में आएगा, क्योंकि आज आपका टेस्ट है। टेस्ट पीवाईक्यू का, एमसीक्यू का। बहुत सारे पुराने पुराने सवाल आपके सामने आ रहे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और जवाब देना है। तो शुरू किया जाए आज का टेस्ट। देखते हैं कितना आपको ये चैप्टर समझ में आया है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है आपके सामने, जरा देखा जाए। पीवाईक्यू बहुत सारे हैं। पहला सवाल क्या है, क्रोमेटोफोर निम्न में से किस क्रिया में भाग लेते हैं। क्रोमेटोफोर निम्न में से किस क्रिया में भाग लेते हैं। वृद्धि, गति, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण, किस क्रिया में भाग लेते हैं। तो सीधी बात है, क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, क्योंकि इनमें बर्लक होते हैं। तो जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। बिना सोचे समझे आप इसे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल कह रहा है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। किस प्रकाश में, आपको याद होगा 10 स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था। तो 10 स्पेक्ट्रम के अंदर आपने कहां पे देखा था प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में या नीले प्रकाश में, कहां पे प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो आपको याद होगा इस तरीके का ग्राफ हमने पढ़ा था कि लाल और नीले में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हरे में सबसे कम होती है। तो जवाब क्या होगा, हरा प्रकाश। क्या होगा, हरा प्रकाश। आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है भाई, हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहां पाई जाती है। प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहां पाई जाती है। कहां पाई जाती है भाई, ये आपने पढ़ा है, हरित लवक है और उसके अंदर आपको मिलते हैं थाइलेक्वाइड। क्या मिलते हैं, थाइलेक्वाइड। और ये जो थाइलेक्वाइड हैं, इन थाइलेक्वाइड के अंदर आप कहते हैं प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है स्ट्रोमा के मुकाबले। स्ट्रोमा के मुकाबले यहां ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हैं। तो थाइलेक्वाइड की अवकाशिका में ये जो खाली जगह है जिसे हम कहते हैं अवकाशिका, ल्यूमेन, यहां पे प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, याद है आपको, क्योंकि जल का प्रकाश अपघटन होता है। जल का प्रकाश अपघटन अंदर ही होता है यहां पे। ठीक है, याद है। आगे बढ़ते हैं। C4 चक्र की संपूर्ण अपक्रियाएं किसमें होती हैं। C4 चक्र की संपूर्ण अपक्रियाएं कहां होती हैं। बंडल शीथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसी बातें कर रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, कैसी बातें कर रहे हो। संवहन मंडल और पैलिसेड ऊतक, फिर वही जवाब, कैसी बातें कर रहे हो। बातें यहां सही हैं, मीजोफिल और बंडल शीथ। याद है ना, क्या बताया था कि बंडल शीथ कहां मिलते हैं आपको। हमने बताया था जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ, जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ आपको स्पेशल आपको बंडल शीथ कोशिकाएं मिलती हैं। बंडल शीथ कोशिकाएं मिलती हैं और इन बंडल शीथ के ऊपर फिर मिलती हैं मीजोफिल कोशिकाएं। क्या मिलती हैं, मीजोफिल कोशिकाएं। इनके ऊपर मिलती हैं मीजोफिल कोशिकाएं। मीजोफिल कोशिकाएं, ठीक है, याद है ये बात। आगे बढ़े। चलिए साहब, प्रकाश अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहां से सुगम बनाता है। प्लास्टोक्विनोन कहां से सुगम बनाता है, याद रखिएगा जरा। पीक्यू की बात हो रही है। पीक्यू हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, याद है ये बात, जो इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ाता है। तो ये कहां से कहां ले जाता है भाई, कुछ याद करो। हमने क्या बताया था कि इस तरीके से आपने पढ़ा था कि आपको मिलता है, क्या मिलता है, PS2। और PS2 पे जब आप कहते हैं फाइनली एनर्जी पड़ती है, ऊर्जा पड़ती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंचते हैं। कहां पहुंचते थे बताओ जरा, फियोफाइटिन। और फियोफाइटिन से फिर कहां पहुंचते थे,
थियोफाइटिन से होते हुए पहुंचते थे कहां, PQ, और PQ से फिर कहां पहुंचते थे, साइटोक्रोम B6 और F, ठीक है। और इसके बाद फिर PC से होते हुए कहां पहुंच जाते थे, PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, कहां पहुंच जाते थे, PS1, ठीक है। अब आप कह रहे हैं PS1 से ATP सिंथेटेज, नहीं। PS1 से NADP, नहीं, PS1 का तो नाम ही नहीं है, PQ यहां है, PS1 यहां है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए कहां से सुगम बनाता है, तो ये इसके आगे तो जा ही नहीं सकता है, पीछे की बात हो रही है। साइटोक्रोम B6 से PS1, साइटोक्रोम B6 से PS1, इस बीच में भी PC आता है, PQ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। PS2 से साइटोक्रोम B6 यही है, PS2 से साइटोक्रोम B6 के बीच में PQ मिलता है। बात समझ में आ रही है, ये वाली बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखा जाए। देखो जरा अगला सवाल क्या है भाई, देखो जरा अगला सवाल है प्रकाश श्वसन कहां होता है, और जरा आप देखिए कितने साल आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो प्रकाश श्वसन कहां होता है, ये सवाल का जवाब आप देंगे। क्या क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, या माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम में, या क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर सबसे आखिरी नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। C3 और C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। C3 और C4 में अंतर करने वाली, क्या बाष्पोत्सर्जन, नहीं। क्या ग्लाइकोलिसिस, नहीं। क्या प्रकाश संश्लेषण, नहीं। प्रकाश श्वसन, याद है ना, रुबिस्को जो होता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये CO2 से भी अपक्रिया कर सकता है और ऑक्सीजन से भी। तो ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करके C2 चक्र या प्रकाश श्वसन करेगा, और यही अंतर है इनके बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आप देख पा रहे हैं, अगर साफ साफ इतना क्लियर है नहीं, जल के अणु से हाइड्रोजन और OH बाहर निकला है, जल का प्रकाश अपघटन हो रहा है, जल का प्रकाश अपघटन हो रहा है। और अगर जल का प्रकाश अपघटन हो रहा है तो कौन कराएगा, जरा बताओ। क्लोरोफिल कराएगा, प्रकाशीय ऊर्जा कराएगा, Mn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये भी कराएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। ये सब के सब जिम्मेदार हैं जल के प्रकाश अपघटन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्लोरोफिल ए का इंपेरिकल फार्मूला हमें बताना है। क्लोरोफिल ए का इंपेरिकल फार्मूला आपको याद होगा, क्लोरोफिल ए का संरचना हमने पढ़ाई थी क्लास में कि टैडपोल जैसा दिखता है, टैडपोल जैसा दिखता है, एक हेड मिलता है पोरफायरिन का और एक पूंछ मिलती है, एक टेल मिलती है, फाइटोल टेल। इंपेरिकल फार्मूला भी हमने बताया था C55H72O5N4Mg। जवाब कहां लिखा है, क्या यहां लिखा है या यहां लिखा है या यहां लिखा है, यहां लिखा है C55H72O5N4Mg इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या कहता है, देखो जरा। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है। आपको याद होगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, 6 CO2 और 12 H2O जुड़ते हैं और बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहां पे जल से बनता है ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण, और CO2 से बनता है क्या, ग्लूकोज, जिसे कहते हैं अपचयन। तो अब हमें देखना है क्या ये ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी और कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो कैटाबॉलिक तो नहीं है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, बनाने वाली चीजें हैं। तो कैटाबॉलिक तो हटा ही दो, इन दो में कोई एक जवाब होगा। क्या ये अपचयन है बिल्कुल है। क्या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, कैसी है बताओ जरा। ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, क्या हो रहा है, कौन बताएगा इसके बारे में, बताओ फटाफट। क्या जवाब मिलेगा इसका, बोलो। इसका आंसर क्या होगा, बी या सी, फटाफट बोलो क्या होगा इसका जवाब।
कौन बताएगा इसका जवाब कौन सा होगा? फटाफट बोलो, कौन सा जवाब होगा? क्यों भाई, क्यों भाई, कौन सा जवाब होगा इसका? ऊष्मा? क्या कर रहा है, इतना टाइम लगता है? ऊष्मा हेपी नहीं है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, ऊष्मा शोषी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C4 पौधों में CO2 ग्राही कौन सा है? अब लो, इतनी बात, इतना आसान सवाल है, पूछा कई बार गया है, लेकिन जवाब भी आपके सामने है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। कौन सा है? PP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और RUBP कहां मिलता है? C3 के पौधों में, C3 में RUBP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचक्री फोटोफॉस्फोरिलेशन की घटनाओं का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आचक्री की बात हो रही है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? आचक्री में केवल प्रकाश तंत्र भाग लेता है? नहीं, आचक्री में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ATP और NADPH नहीं बनते हैं? बनते हैं, ये तो सही। ठीक है, जल की फोटोलिसिस होती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो आचक्री में आप कह रहे हैं कौन सा जवाब होगा आचक्री के लिए? बताओ जरा, आचक्री में कौन सा जवाब होगा? आप कह रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं केवल एक प्रकाश तंत्र भाग लेता है, क्या ये बात होती है? आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है। तो ये एक खास बात जो है ये गलत हो गई, ये सही नहीं है। ठीक है, जबकि ATP और NADPH नहीं बनते हैं, ये आप कह रहे हैं नहीं बनते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, आप यहां पे देखिए जवाब क्या होगा। जवाब में आपसे पूछा गया है गलत। ध्यान रखना, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। कथन सही है से मतलब नहीं है सही नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं इसका क्या भाग होगा? प्रकाश तंत्र भाग एक लेता है, ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया का उत्पाद नहीं है? प्रकाश अपक्रिया का उत्पाद ATP होता है, NADH नहीं होता, ये तो श्वसन का होता है। NADPH होता है, ऑक्सीजन होती है, यानी NADH इसका जो होगा वो आप कह रहे हैं जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व? फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या पढ़ाया था? जल का प्रकाश अपघटन, Mn2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो इसमें कौन सा होगा? कॉपर नहीं, लोहा नहीं, जिंक नहीं, मैग्नीज है तो Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि C4 पादप को CO2 का उपयोग करने वाली बंडल शीत कोशिकाएं सूक्ष्मजीवी द्वारा संक्रमित हो जाएं, तब कौन सी प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रभावित होगी? अगर हम कह रहे हैं कि बंडल शीत कोशिकाएं प्रभावित हो जाएं, ठीक है, बंडल शीत कोशिकाएं संक्रमित हो जाएं, मान लो बंडल शीत ये मिल रही है, ये जाइलम फ्लोएम है, ये बंडल शीत है, और इसके चारों तरफ मिल रही है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं यानी मीजोफिल कोशिकाएं। कौन सी मिल रही है? मीजोफिल कोशिकाएं। अब आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं कि बाहर से जो CO2 आता है वो CO2 यहां आके PEP से जुड़ता है और क्या बनाता है? OAA। क्या बनाता है? OAA। ठीक है, और OAA जो है वो फिर मैलिक एसिड का निर्माण करता है और मैलिक अम्ल अंदर जाता है यहां, और यहां जाके फिर वो वापस पायरुविक अम्ल बना देता है, और पायरुविक अम्ल के अलावा बन जाता है CO2, और वो CO2 चला जाता है C3 चक्र में। तो जवाब आपके सामने है क्या? बताइए जरा, कौन सा जवाब होगा? कौन सा जवाब होगा इनमें से? हम कहेंगे कौन सा जवाब है? RUBP से PGA, C3 चक्र। ठीक है, अगर बंडल शीत कोशिकाएं प्रभावित होंगी तो C3 चक्र में प्रकट पड़ेगा ये अंदर वाली। याद रखिएगा ये सब चैप्टर, अगर याद नहीं है तो। ठीक है, आगे बढ़े।
केल्विन चक्र के दौरान कुल कितने अणु एटीपी, कितने CO2 NADP का निर्माण होता है? क्या बात है। अच्छा, कुल अणुओं की बात की है, केल्विन चक्र। जरा याद करो, 6 CO2 के लिए हम क्या खर्च करते थे? 18 ATP और 12 NADPH2 का इस्तेमाल करते थे। तब बनता था C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 18 ADP प्लस 18 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP पॉजिटिव। ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन C3 चक्र की पढ़ाई थी, याद है। अब जरा गिन लो एक एक करके पॉइंट कितने कितने हैं, गिनो जरा। 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH2, 6 प्लस 18 प्लस 12, 12 और 18 30 और 6 36। इधर आ जाओ, एक ग्लूकोज प्लस 18 ADP और क्या पूछा है? NADP, 12 NADP। यही तो हुआ, बस यही तो पूछे हैं। हाँ ठीक है, 31 ये हुआ, 31 और 36 जोड़ दो, 67 आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 67, ये रहा, नीचे दिया है, ठीक है। तो सिंपल ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है, याद है ना। और अगर कैम प्लांट्स के लिए पूछता, तो सॉरी C4 प्लांट्स के लिए तो क्या होता, यहां पे लिखते 30, यहां पे लिखते 12 के 12, 30 और 12 उतने ही रह जाते। तो अगर हम कैम प्लांट्स के लिए, वो सॉरी फिर कैम निकल रहा है मुंह से, C4 पौधे के लिए आपसे पूछ रहे तो कितने कितने बढ़ गए? C4 पौधे के लिए 12 इधर बढ़ गए और 12 इधर बढ़ गए, तो 24 और बढ़ जाएंगे। यानी C4 प्लांट के लिए यही संख्या कितनी हो जाएगी? 67 प्लस 24, यानी संख्या हो गई 1, 8 और 1, 91। लेकिन ये C4 प्लांट के लिए है, ध्यान रखना, C3 के लिए नहीं। C3 के लिए ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। एक दिए गए प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया के संकुचित विन्यास प्रदर्शन में पदों को अल्फाबेट द्वारा दर्शाया गया है, सही पहचानना है। बिल्कुल पहचान लेंगे, कर लोगे ना? पहचान लोगे, पहचान लोगे। देखो जरा, ए RUBP से PGA बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलीकरण। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलीकरण या CO2 का स्थिरीकरण, CO2 का स्थिरीकरण। तो यहां पे कहां हो रहा है CO2 का स्थिरीकरण? इसे छोड़ दो, बाकी में से कोई एक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। PGA से आप कह रहे हैं 1,3-DPGA बना, क्या कहलाता है ये? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। एक मिनट को, नहीं क्या बोल रहे हैं, एक मिनट को, 1,3-DPGA बनाया ना, एक फॉस्फेट जोड़ दिया, फास्फोरिलीकरण अभी होगा, फास्फोरिलीकरण। एक्चुअली ये स्टेप हम लोग एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हैं, एक स्टेप इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे PGA लिखा है और इस PGA से फिर हमने एक फॉस्फेट जोड़ दिया, तो फास्फोरिलीकरण किया, और फास्फोरिलीकरण में फिर PGA बनाया, यानी NADP जोड़ा। तो यहां पे हम कह रहे हैं अब अपचयन होगा, C वाला, ये अपचयन होगा। एनसीईआरटी सीधे से लिखती है, ठीक है, अपचयन होगा। और अपचयन के बाद में वापस RUBP का पुनर्निर्माण होगा, रीजनरेशन होगा, ठीक है। देख लो, ये रीजनरेशन है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? देखो जरा, A कार्बोक्सिलीकरण ठीक है, B फास्फोरिलीकरण, अपचयन अपचयन, ये नहीं होगा। फिर C अपचयन, ये जवाब है, ठीक है, ये जवाब है। आगे बढ़े, अगला सवाल करें। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन की निम्न तरंगदैर्घ्य कितनी मिलती है? पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये तो याद होगा, पढ़ाया था। कितनी मिलती है? सीधे सीधे आंसर लगाना है, 400 से 700 नैनोमीटर। बी बिल्कुल सही है, और हम बार बार कहते हैं बी इज द राइट, ऑलवेज राइट, है ना। बी हमेशा सही है। आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश के कारण क्लोरोफिल का उत्तेजित होना क्या कहलाता है? क्या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाता है? नहीं। क्या ताप रासायनिक अपक्रिया? नहीं। क्या एंडोगोनिक? नहीं। प्रकाशीय ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। प्रकाशीय ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। याद रखना मेरे बेटे ये सब बातें, ठीक है। बीएचयू का सवाल था ये। उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? बताओ जरा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? बोलो फटाफट, क्या पाया जाता है? कौन बोलेगा? बताओ फटाफट, क्या बोल पाया जाता है? पानी पी लेते हैं यार, बताओ। बताओ भाई, क्या पाया जाता है? इतना टाइम लगता है क्या? स्ट्रोमा में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है? बताओ, स्ट्रोमा में क्लोरोफिल मिलेगा? क्लोरोफिल कहां मिलेगा? थाइलेकॉइड में। राइबोसोम बाहर मिलेंगे। राइबोसोम। स्ट्रोमा में क्या होता है उच्चतर पौधों में? प्रकाश निर्भर अपक्रिया एंजाइम, प्रकाश पर निर्भर वाले? नहीं। प्रकाश अनिर्भर अपक्रिया एंजाइम बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। वैसे इसके दो जवाब हो सकते हैं, पीछे भी एक सवाल के दो जवाब हो सकते थे, इसके भी दो जवाब हो सकते हैं। राइबोसोम भी मिलते हैं, ठीक है, राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम 70S मिलते हैं, 80S नहीं मिलते। लेकिन एग्जैक्टली जवाब ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम भी हो सकता है, अगर आप राइबोसोम भी लगाते तो गलत नहीं था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये कह सकते हैं, राइबोसोम 80S अगर लिखा होता तो गलत होता, ठीक है। तो लेकिन बेटर ऑप्शन ये है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी प्रकाश स्पेक्ट्रम का दर्श भाग क्या कहलाता है? ये तो अभी हमने बताया था। दर्श भाग को 400 से 700 नैनोमीटर क्या कहते हैं? पार, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? मैग्नीज और क्लोरीन की आवश्यकता किस प्रक्रिया में होती है? अभी हमने बताया था, जल के प्रकाश अपघटन में। तो न्यूक्लियर अम्ल के संश्लेषण में नहीं, कोशिका भित्ति में नहीं, क्लोरोफिल में नहीं, जल के प्रकाश अपघटन में यहां होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। C4 पौधों में बंडल शीत कोशिकाओं में पतली भित्ति गैस विनिमय को सुलभाती है? नहीं, गैस विनिमय नहीं जाता है अंदर। बड़े अंतःकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं? नहीं। पीईपी कार्बोक्सिलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये भी नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट अधिक घनत्व के होते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट अधिक घनत्व के होते हैं। याद रखिएगा ये सब बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय श्वसन किसके निर्माण को दर्शाता है? प्रकाशीय श्वसन किसके निर्माण को दर्शाता है? बताओ जरा, प्रकाशीय श्वसन किसके निर्माण को दर्शाता है? बताओ फटाफट, किसके निर्माण को यह दर्शाएगा? क्या ऑप्शन सही है आपको लग रहा है इसमें? क्या बनता है प्रकाश श्वसन में? प्रकाश श्वसन क्या बेहतर प्रोसेस है? पहले तो ये बताओ, क्या बेहतर प्रोसेस मानी जाती है प्रकाश श्वसन? हम कहते हैं प्रकाश श्वसन बेहतर प्रोसेस नहीं है। C2 साइकिल कहते हैं, बहुत बेकार होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन का नुकसान होता है। कार्बन का नुकसान मतलब है ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा एटीपी का भी नुकसान होता है। तो शर्करा का नहीं, शर्करा का परंतु एटीपी का नहीं, एटीपी का परंतु शर्करा का नहीं, दोनों का नहीं, मतलब दोनों का निर्माण हो रहा है ऐसा भी नहीं होता है। और नहीं एटीपी ना ही शर्करा, किसी का निर्माण नहीं होता। ये बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रैंज शारीरिकी कहां पाई जाती है? C2, C3, C4 और कैम। बताओ जरा, कहां पाई जाती है क्रैंज एनाटॉमी? क्रैंज एनाटॉमी आपको कहां मिलती है? C4 पौधों में, ठीक है। ये बात अभी हमने पढ़ी थी, C4 पौधों में। आगे बढ़ते हैं। फोटोस्पाइरेशन के दौरान, पराक्सीसोम में फोटोफास्फोरिलेशन के दौरान, अच्छा प्रकाशीय श्वसन की बात हो रही है, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन के दौरान पराक्सीसोम में निर्मित होने वाले 2C और 3C यौगिक कौन से हैं? एक्चुअली हमने आपको बताया था फोटो रिस्पायरेशन होगा ये। तो फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन होगा, यहाँ पे आर गायब हो गया। तो इसके दौरान C2 चक्र भी कहते हैं। तो C2 2 कार्बन वाला कौन सा कंपाउंड है? ये पूछना इसे चाहता है। क्या कौन सा कंपाउंड है? बताओ जरा, क्या है? ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ग्लिसरेट, सैरिन, ग्लाइसिन, फास्फोग्लिसरेट और ग्लाइकोकोलेट। बताओ जरा, कौन सा जवाब इसमें होगा? बताओ जरा, कौन सा होगा? कौन सा होगा? पर ऑक्सीसोम की बात हो रही है, ध्यान रखना ये बात, पर ऑक्सीसोम की बात हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट की नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं। तो यहां पे जवाब होगा ग्लाइसिन और ग्लिसरेट। ग्लाइसिन भी मिलता है और ग्लिसरेट भी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? एक चक्र है अचक्रीय।
और इन्होंने कहा है निम्न में से कौन दिए गए चित्र के लिए सही नामांकन है। अच्छा भाई, सही नामांकन है ये बताना है। ए कहां है, ये रहा। अच्छा, ए क्या है, PS2। अच्छा, फिर ए के बाद में बी PS1। अच्छा, सी इलेक्ट्रॉन ग्राही और डी LSC। तो पहली वाला सही लग रहा है। ए LSC नहीं हो सकता, ए PS1 ये भी नहीं हो सकता, ए इलेक्ट्रॉन ग्राही ये हो सकता है एक बार के लिए, बी LSC ये भी नहीं हो सकता। पहले वाला आंसर है, पहले वाला आंसर है भाई, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कैंप प्लांट है, मक्का, कालांकी, गन्ना या ज्वार। बहुत आसान है, बताओ जरा कौन सा कैंप प्लांट है। ये सवाल मेरा किया हुआ है, क्लास में भी किया हुआ है। कौन सा है बताओ जरा, ये सवाल आपको क्लास में कराया है वैसे। ठीक है, बताओ जरा कौन सा है। जवाब क्या होगा, कालांकी, बिल्कुल सही, कालांकी होगा, कैंप प्लांट है। ठीक है, अगला। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है। CO2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पे होता है, ये तो सही है, ये तो सही है। वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता 0.05 बढ़ने पे CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है। ठीक है। C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है। और टमाटर एक हरित गृह फसल है, उपज पाने के लिए CO2 प्रचुर मात्रा में, ये तो सही है। जवाब ये वाला गलत है। ठीक है, यानी ये आपका राइट जवाब है, मतलब गलत है का मतलब ये सही है। ठीक है, इन्होंने ये तो पूछा है, गलत है, सही नहीं है। फिर क्या है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के पहले प्रयोग से संबंधित गलत सुमेलित है। जोसेफ प्रेस्ले ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अच्छा बिल्कुल सही बात है। इंजन हाउस प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, ये भी सही बात है। वॉन सैक पौधे जब वृद्धि करते हैं ग्लूकोज का उत्पादन होता है, सही बात है। इंगलमैन हरा पौधा पौधों के विशिष्ट काय में हरा पदार्थ पौधों के विशिष्ट काय में स्थित होता है, कैसी बातें कर रहे हो। इंगलमैन साहब ने तो स्पेक्ट्रम दिया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, किस पे प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है, ये आपका गलत है, डी आंसर होगा। फिर इसके बाद में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। अच्छा, PS2 में अपक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए, PS2 में अपक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की तरंग को P680 होता है। PS1 में अपक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अधिकतम 680 नैनोमीटर, गलत है, P700 होता है। जल के अणु का विखंडन PS1 के संग संबंधित है, कभी नहीं। जल का अपघटन PS2 कराता है, Mn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी आखिरी वाला ही आंसर सही होगा। जेड स्कीम में PS1 PS2 दोनों शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। जेड स्कीम यानी अचक्रीय, अचक्रीय में दोनों भाग लेते हैं, चक्रीय में सिर्फ PS1 भाग लेता है, याद रखिएगा ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या है निम्न कथन, जरा पढ़ो भाई। C4 आप कह रहे हैं, C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्राही PGA होता है, कैसी बातें कर रहे हो। C3 पौधों में प्रकाशीय अपक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद RUBP होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद, ये भी गलत है। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के परिणाम स्वरूप ATP बनता है। अच्छा, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। C और D बिल्कुल सही है। ठीक है, C और D बिल्कुल सही हैं, यही आपने पढ़ा है ना, यही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात में, कंफर्म। C और D सही है। कहां लिखा है, A और B नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, कहां आंसर लिखा है, C ऑप्शन पे, C ऑप्शन पे सही है। ठीक है, अब की लोग कहेंगे B नहीं सही हुआ, बहुत देर हो गई। अगला जवाब क्या है, इमर्सन प्रभाव और लाल बूंद किस खोज के प्रमुख यंत्र रहे हैं। अच्छा, फोटोफॉस्फोरिलेशन और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, दो प्रकाश तंत्र का एक संग काम करना, प्रकाश फास्फोरिलेशन और चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब कुछ लोग हंस रहे होंगे मेरी तरह,
क्योंकि हमने तो बताया था कि अगर 700 नैनोमीटर से कम प्रकाश होता है तो प्रकाश वो 700 नैनोमीटर की लाइट को इस्तेमाल करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम रहती है, लेकिन अगर 680 भी संग में काम लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। इसका मतलब एक संग 2 फोटो सिस्टम काम करते हैं और ये आपका जवाब हुआ बी। बी इज द राइट आंसर। तो लीजिए, नाम लिया और सही जवाब आ गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पिगमेंट जल में घुलनशील होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल। जवाब क्या होगा बताओ जरा। कौन सा पिगमेंट जल में घुलनशील होता है? इसका जवाब आप लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे। इसका जवाब आप लोग बताएंगे। कौन सा पिगमेंट जल में घुलनशील होता है ये आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे। बताओ भाई, कौन सा पिगमेंट जल में घुलनशील होता है? बताओ। बताओ बताओ फटाफट बताओ। कौन सा होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल। इनमें से कौन सा सही होगा? जवाब होगा एंथोसाइनिन। क्या होगा? एंथोसाइनिन। ठीक है, हालांकि कैरोटीन भी थोड़े बहुत होते हैं, एंथोसाइनिन इज द राइट आंसर। यहां पे कैरोटीन भी होते हैं। राइबोलो डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम किसके बीच कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया को प्रेरित करता है? कहां पे प्रेरित करता है बताओ जरा। आरयूबी किस किस को जोड़ता है? रुबिस्को, सॉरी, ठीक है, ये रुबिस्को की बात हो रही है। रुबिस्को किस किस को जोड़ता है? तो हम कहते हैं आरयूबीपी और CO2 को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? आरयूबीपी और CO2 को। तो CO2 और आरयूबीपी को जोड़ने का काम ये करता है। आगे बढ़े। आपके उद्यान में एक प्रकाश शोषण से होने वाले हानि से बचाता है एक पादप। उसकी जल उपयोग की क्षमता उन्नत है। वह उच्च तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को दर्शाता है और उसकी नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता उन्नत है। इस पादप को किस समूह में रखेंगे? क्या बात है। अब ये क्वेश्चन तो हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं, याद आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण को बचाने वाला कौन होता है? C3 या C4? जवाब क्या मिलेगा? C4। क्या मिलेगा? C4 इज द राइट आंसर। ठीक है, B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ गए, लीजिए साहब, बढ़ गए। धन्यवाद, आ गया ये तो हमारी नीट एक्सप्रेस यहां पे खत्म हो गई है। आज के सवाल यहां पे खत्म हो गए हैं। कितने सवाल आपने सही किए ये आपको बताना है। उम्मीद कर रहे हैं आपने ज्यादा से ज्यादा सवाल सही किए होंगे। ठीक है, इस तरीके के सवाल हम लोग करते रहेंगे। फिर एक बार मुलाकात होगी अगली क्लास में, जिसका नाम है पादप वृद्धि और परिवर्धन। तो इस चैप्टर के संग हम लोग मिलेंगे 11th क्लास के आखिरी चैप्टर में, जो कि आपको नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस पे मिलेगा। ठीक है, कितने सवाल सही किए कितने गलत किए बताते रहना। एक बार जरूर बताना कितने सवाल सही किए हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे इस टॉपिक में मजा आया होगा और इस टेस्ट में भी आपके नंबर बहुत अच्छे आए होंगे। कमेंट करके बताना कितने नंबर आए। ओके ओके साहब, मुलाकात होगी फिर एक बार अगली क्लास में। गुड नाइट।